तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का आज के इस वीडियो में हम 10 चैप्टर को पढ़ेंगे जो है तरंग प्रकाशिकी। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मात्र हम उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूंगा, पढ़ाई कर ही रहे हैं, वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हैं तो कॉपी पेन भी लेकर बैठिए और आराम से एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चलना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए जी समझते हैं। चलिए सबसे पहली बात, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। इससे पहले का यदि आपने 9th चैप्टर तक नहीं देखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो अगर नहीं देखे हैं ना तो पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप बेसिक से चैप्टर 1 से अपनी स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स वन शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने देखा कि बार बार ये कला संबंध जो स्रोत है ये टॉपिक रिपीट हुआ है। तो समझ लेते हैं जी कि कला संबंध स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा दो स्रोत, ठीक है, जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है। ऐसा कोई भी स्रोत हो, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा कोई भी स्रोत हो, ठीक है, मान लेते हैं एक ये स्रोत है और एक मान लेते हैं सपोज डेट एक ये स्रोत है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्रोत जिनके बीच का जो कालांतर है, जिनके बीच का जो कालांतर है, जिनके बीच का कालांतर है वो सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा कोई भी दो स्रोत जिनके बीच का जो कालांतर होता है वो सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब कला, यहाँ पे कला रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे और कला संबंध स्रोत कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात यही है कि जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर नियत होता है ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो वही क्या कहलाता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है ना। इतना समझ गए। उसके बाद कह रहे हैं कि जब दो कला संबंध स्रोत से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे स्रोत किसी भी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये टोटल बातें यहाँ पे व्यतिकरण की आ रही हैं तो वो हम आगे आपको जब व्यतिकरण भी पढ़ाएंगे ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वीडियो में कराएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। फिलहाल केवल मैं यही कहूँगा कि देखिए ये टॉपिक मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक समझाना संभव है वहाँ तक मैं प्रयास कर रहा हूँ फिगर से। ये कोई भी फिगर आपके बुक में नहीं दिया है, ऐसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मतलब हम कहते हैं ना कि मैं कभी भी नहीं चाहता ना कि आप रट कर याद करें, मैं चाहता हूँ समझ कर याद करें। पर कुछ टॉपिक होते हैं जो बिना थोड़ा सा मेहनत किए ना वो याद ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या है, स्रोत हैं। तो यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर नियत होता है तो उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं, उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो वही क्या है, ऐसा दो स्रोत जिनके बीच का कालांतर सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है तो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद ये भी दो लाइन आपको याद करना है कि जब दो कला संबंध स्रोत से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे स्रोत किसी भी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी बुक लैंग्वेज में ज़्यादा है, ठीक है ना। मैंने इसको प्रयास किया कि आपको समझा पाऊँ बट मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी फिगर से मैं समझा पाऊँगा। तो अदरवाइज रिक्वेस्ट है कि पहली बार मैं कह रहा हूँ कि आप एक टॉपिक है ये, इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा याद करने का प्रयास कर लेंगे। आशा करता हूँ मुझसे जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे वो इतना काम तो ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम ये टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, बार बार पूछे गए हैं इसलिए मैं केवल ये बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे बताने के ऐसे टॉपिक को मुझे शौक ही नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज देख ही रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं तो कला संबंध स्रोत का परिभाषा तो बता दिया बट ये भी थोड़ा दो लाइन याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी।
चलिए ले लिए होंगे ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को समझेंगे। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है व्यतिकरण, तो सॉरी विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन के प्रकार को भी लिखिए। तो ये हमारा प्रश्न है, ये भी रेगुलर कंसिस्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हमारा ये टॉपिक रहेगा कि प्रकाश का विवर्तन कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी प्रकाश का विवर्तन पहले समझते हैं, उसके बाद हम इन पर प्रकार पर भी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये एक परिभाषा हो गया, बट मैं समझाता हूँ जी कि क्या ये सब है, ठीक है ना। चलिए ये सपोज डेट एक हमने यहाँ पे ये क्या ले लिया, मैं यहाँ पे समझाऊं क्या। सपोज डेट ये एक वस्तु है, ठीक है ना, ये क्या है, वस्तु है। और इस वस्तु का ये सपोज डेट ये हमने ऐसे सपोज कर लिया कि ये एक वस्तु है। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे फोकस करके, ठीक है ना। ये एक वस्तु है, ठीक है जी, ये एक वस्तु है और इस वस्तु का ये ज्यामितीय छाया है, ठीक है। ये जो वस्तु है, तो सपोज डेट मैं आपसे कहूं कि ये वस्तु है और ऊपर से हम प्रकाश को आपतित करा रहे हैं। ऊपर से कोई प्रकाश है, ऊपर से एक प्रकाश जैसे सूर्य हो गया या कोई भी स्रोत से हम प्रकाश को इस पर आपतित कराएंगे। तो जब हम इस पर प्रकाश आपतित होगा तो इसका एक प्रतिबिंब भी नीचे बनेगा, जिसे हम ज्यामितीय छाया भी कहते हैं। तो ये हम कह दे रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इसी का जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार सा बनेगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब है कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं थोड़ा सा नीचे ही बना दे रहा हूं, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार सा बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसी को हम कहते हैं ज्यामितीय छाया। ज्यामितीय छाया। और ये क्या है, कोई भी वस्तु है। तो हम यही कह रहे हैं, ये क्या है, कोई भी स्रोत है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण, एक नाम आया प्रकाश का अतिक्रमण ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। वही ने कहा गया है, किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो यहां तक तो समझ गए हैं कि कोई भी वस्तु है उसकी ज्यामितीय छाया बन रही है, पर प्रकाश का अतिक्रमण का क्या मतलब हुआ। तो प्रकाश का अतिक्रमण का मतलब ये हुआ कि प्रकाश, सिंपल सी बात है, हम इतनी बात जानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स में हमने ये जाना कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो इस तरीके से आएगा और यहाँ से फिर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ से भी प्रकाश इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में उतना अच्छा से नहीं बना पाता हूँ, नहीं तो मैं अच्छे से इसको बताता। इस तरीके से तरंग के रूप में आएंगे और इस तरीके से यहाँ से मुड़ेंगे, ठीक है। फिर से आगे और भी चलते रहेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रकाश तरंगे इस तरीके से आएंगे, जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे एक क्या बनाते हैं, एक मोटा सा रेखा की तरह दिखाई देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अतिक्रमण, प्रकाश का अतिक्रमण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अतिक्रमण कहते हैं। तो हम क्या अभी तक कह रहे हैं, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। अतिक्रमण, प्रकाश का अतिक्रमण का सिंपल सा मतलब ये है कि कभी भी आप प्रतिबिंब को बनना हुआ देखिएगा, ठीक है ना। जैसे अपना ही प्रतिबिंब कभी आप देखिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं धूप उगा हुआ है, ठीक है, निकला हुआ है धूप, और आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपका देखेंगे साइड में इधर की तरफ आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब अगर बनेगा ना तो अपने कॉर्नर पे देखिएगा, अपने प्रतिबिंब के कॉर्नर पे देखेंगे। मान लेते हैं ये आपका प्रतिबिंब सपोज डेट बना हुआ है, ठीक है ना,
ऐसे सपोजेट मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, उसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो आप देखेंगे ना तो उसके सबसे किनारे किनारे जो साइड होंगे ना वो थोड़े से ब्लैक से भी और थोड़ा डार्क होंगे, थोड़ा और अधिक डार्क होंगे। वैसे ही जो प्रतिबिंब बनेगा ये सभी डार्क होंगे, परंतु इसका जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर ये और अधिक डार्क होगा, मतलब गहरा अंधेरा टाइप का होगा, तो उसी को प्रकाश का अतिक्रमण कहते हैं। चलिए जी, समझ में आ गया होगा। एक बार और परिभाषा यहीं से बोल रहा हूं, सुन लीजिए। हम कहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विवर्तन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना, विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है जी, तो फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं? तो जब याद रखेंगे फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं, ये क्या है, स्रोत है, और ये क्या है, वस्तु है, या हम कह सकते हैं पर्दा भी कह सकते हैं। वस्तु को एक हम पर्दा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि ऐसा विवर्तन, यहाँ पे विवर्तन की घटना हो रही है, तो ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे के बीच सीमित दूरी हो, सीमित मतलब कम दूरी हो, तो उस विवर्तन को ही हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। क्या हमने कहा कि ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे के बीच सीमित दूरी हो, सीमित मतलब कम दूरी है, सीमित दूरी हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। अब फ्राउनहोफर विवर्तन, ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे के बीच असीमित दूरी हो, मतलब बहुत ही इनके बीच की दूरी बहुत अधिक हो, तो असीमित दूरी हो तो उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होगा, असीमित दूरी होगा, असीमित दूरी होगा तो उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जिसमें सीमित दूरी हो उसे फ्रेनल विवर्तन, जिसमें असीमित दूरी हो उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। परिभाषा आप समझ गए होंगे, वही बात हमने लिखा है कि ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत तथा पर्दे के बीच सीमित दूरी होता है, ठीक है ना, स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर होता है, उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन, ऐसा विवर्तन, यहाँ पे विवर्तन कर देंगे, विवर्तन, ठीक है ना, तो ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे के बीच असीमित दूरी पर होता है उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरा हमारा क्वेश्चन जो आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतर यहाँ पे कह रहा है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताइए। ये विवर्तन होना चाहिए, चलिए जी ये थोड़ा सा विवर्तन, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर हमसे पूछा गया है। तो देखिए एक साइड हमने यहाँ पे व्यतिकरण लिख दिया है और एक नीचे हमने विवर्तन लिख दिया है। आप चाहें तो एक इधर व्यतिकरण लिखें, इधर विवर्तन लिखकर बीच में स्लैश देंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है ना। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, या मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला हम अंतर एक एक करके दोनों को स्पष्ट करेंगे। पहला यहाँ पे अंतर है व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होता है। क्या होता है, व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब कला संबंध स्रोत क्या होता है अगर मैं पूछूं, तो हमने क्या बताया है कि जब दो स्रोतों के बीच, हमने क्या बताया कि जब दो स्रोतों के बीच का, जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर क्या होता है, जब दो स्रोतों के बीच का कालांतर नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, तो उसे ही हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। अभी भूल गए,
भैया इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसा चलेगा। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद है ना तो मैं आपसे कहूँगा कोई बात नहीं, भूल जाते हैं स्टूडेंट, बट मैं ये कहूँगा ना कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही सोचिए कि आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं, 4th चैप्टर का रिवीजन आपने कब किया था, याद है आपको? ठीक है, तो आप रिवीजन भी साथ ही करते हुए चलिए। समय है दोस्त, अभी समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए। रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कितना भी आप कंसिस्टेंट पढ़ते हुए चले आ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। रिवीजन कीजिएगा। 2-3 चीजें हैं विशेषकर मैं कहूंगा कि आप याद कीजिएगा। सबसे पहली बात, पढ़ाई कर रहे हैं जैसे मैं करा रहा हूं वो तो ठीक है, रिवीजन पे आप विशेषकर ध्यान देंगे। दूसरी बात, न्यूमेरिकल जितना हो सके ना, मैं जितना करा रहा हूं उतना तो करना ही है, प्लस उससे मैं कह सकता हूं 3 गुना या 4 गुना अधिक आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नंबर जानते हैं कहाँ कटते हैं, न्यूमेरिकल में ही कटते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल में जब भी कराता हूँ उसको कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों को कीजिए। जैसे 3 चैप्टरों का फिजिक्स में न्यूमेरिकल करा दिया है और 3 चैप्टर का केमिस्ट्री में करा दिया है, तो केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, वो हमने पहले ही कवर करा दिया है, उसको आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जहाँ तक फिजिक्स की बात है 3 चैप्टर कराए हुए हैं, अदर 4 चैप्टर और बचे हुए हैं वो भी हम करा देंगे। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। न्यूमेरिकल का सीरीज भी यदि आप इच्छा करेंगे तभी न लाएंगे जी। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम लाएंगे, तो कमेंट कीजिएगा अगर न्यूमेरिकल का सीरीज चाहिए तो। ऐसा नहीं कि केवल कमेंट करना है, जब आपको प्रोवाइड किया जाए ना तो पढ़ाई भी कीजिएगा। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट भी है कि जब वीडियो समाप्त होने के पश्चात जब वीडियो देख लें तो अपने ग्रुप में शेयर कर देना, क्या दिक्कत है भैया। आपके स्कूल ग्रुप है ही है, आपके पास कोचिंग का ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए, उनसे कहिए कि इस चैनल से पढ़ाई कर ले। इतना रिक्वेस्ट आप हमारे लिए करेंगे ना तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत है मेरे लिए। अदरवाइज ठीक है, नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़ाई करें, इतना ही मेरे लिए बहुत है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। दूसरा, तो ये बात समझ गए ना कि व्यतिकरण में 2 कला संबंध स्रोत के होना आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ पे विवर्तन में एक हम देख लेते हैं कि विवर्तन, ठीक है ना, तो विवर्तन में केवल एक ही कला संबंध स्रोत की आवश्यकता है। मतलब व्यतिकरण में 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए, और विवर्तन में केवल एक ही कला संबंध स्रोत होने चाहिए। पहली बात समझ के। दूसरा, इसमें फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है। व्यतिकरण में जो फ्रिंज चौड़ाई है ना वो एक समान होती है, और विवर्तन में इसमें फ्रिंज चौड़ाई और असमान, मतलब फ्रिंज चौड़ाई असमान होती है। यहाँ पे और लिख दिया गया है, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें फ्रिंज चौड़ाई एक समान होता है और इसमें फ्रिंज चौड़ाई असमान होता है, मतलब एक समान नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए जी। व्यतिकरण में कह रहा है कि व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता के बिंदु काले होते हैं, मतलब न्यूनतम तीव्रता वाले जो बिंदु होते हैं वो काले होते हैं। ठीक है ना, अब विवर्तन में कह रहा है इसमें न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु काले नहीं होते हैं। ठीक है ना, जो न्यूनतम तीव्रता वाले जो बिंदु होंगे वो काले होते हैं व्यतिकरण में, और काले किस में नहीं होते हैं, तो विवर्तन में काले नहीं होते हैं। ठीक है ना, एक एक करके कंपैरिजन करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशीय व्यतिकरण। और याद रखेंगे विवर्तन के भी 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है फ्रेनल विवर्तन, एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। मैं आपसे कहूँ फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं, तो अभी ने हमने बताया जी कि जब मतलब ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे के बीच सीमित दूरी होता है तो उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, और जब स्रोत और पर्दे के बीच असीमित दूरी होता है फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। याद होना चाहिए आपको, भूलिए नहीं। अभी अगला कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण की घटना होती है। बिल्कुल सही बात है, जब प्रकाश जो तरंगे हैं ना वो अध्यारोपणी होंगी, मिलेंगी, तो वहीं पर व्यतिकरण की घटना होगी। अभी व्यतिकरण हम कराएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश तरंगों को किनारों पर मुड़ने के कारण, किनारों पर ये मुड़ नहीं रहे थे जी, ये ऐसे वस्तु था, ठीक है,
यहाँ पे था, ये स्रोत से निकल रहे थे, तो इस तरीके से ये किनारे पर मुड़ रहे थे। तो इसी किनारों पर ये प्रकाश तरंगों का किनारों पर जो ये मुड़ रहे हैं ना, तो मुड़ने के कारण ही क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है ना, बेटर रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। अब व्यतिकरण पे आ गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, समझते हैं जी कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दिया है, प्रकाश का व्यतिकरण। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति के तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। एक काम मैं कर लेता हूं, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, नीचे में थोड़ा सा बताऊँ आपको, चलेगा जी। देखिए व्यतिकरण होने के लिए दो घटना होना आवश्यक है। सबसे पहले कि दो तरंगे तो होनी ही चाहिए, तभी व्यतिकरण की घटना होगी, ठीक है ना। और दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है, दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है ना, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं कि दोनों तरंगों की, मतलब तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो दोनों तरंगे हैं, तो तरंगों की जो चलने की दिशा है, मतलब तरंगों की संचरण करने की दिशा है, ठीक है ना, तरंगों की संचरण करने की दिशा जो है ना, वो भी समान होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि दो तरंग तो कम से कम होगी ही, तभी जाकर दो तरंगे तभी ना मिलेंगी जी। तो जब दो तरंगों का तो होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जब दोनों तरंग है, तो उन दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए। और दूसरी बात, तरंगों की संचरण की दिशा है वो भी समान होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर व्यतिकरण की घटना होती है। तो हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं फिगर से आपको समझाऊं, आई थिंक फिगर से आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए दो तरंगे हैं, तो सपोज एक प्रथम तरंग ये इस तरीके से गति कर रही हैं, ठीक है, ये प्रथम तरंगे इस तरीके से गति कर रही हैं। और दूसरा तरंग है वो सपोज किसी तरीके से भी गति कर सकता है। दूसरा तरंग सपोज इस प्रकार गति कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से गति कर रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया, देखिए तरंगों की आवृत्ति, ये जो दोनों तरंग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये तरंग है, एक ये तरंग, तो दोनों तरंगों की आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए। और दोनों तरंगों की संचरण की दिशा भी समान होनी चाहिए। तो संचरण की दिशा तो समान ही है ना, दोनों एक ही दिशा में, इसी दिशा में गति कर रहे हैं, तो संचरण की दिशा समान ही है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में क्या होती हैं, समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं। समान दिशा में ये चल रही हैं, तो अध्यारोपण मतलब होता है मिलना, तो समान दिशा में ये देख रहे हैं मिल रही हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं या मिलती हैं, तो इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार और परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। हमने ये कहा कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में
अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, वही बात लिखा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो इसे व्यतिकरण कहलाता है। यहाँ पे अध्याय लिख दिया गया है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ अध्यारोपित। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अध्यारोपित होती हैं, या अध्यारोपित होने का मतलब होता है कि मिलना। ठीक है ना, मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये अध्यारोपित होती है या मिलती हैं, इसी को व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए हैं? फिर से आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण की शर्तें। अब व्यतिकरण की दो शर्तें होती हैं। देखिए, व्यतिकरण की दो ही शर्तें होती हैं। क्या हमने बताया कि तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और तरंगों की संचरण की दिशा समान होनी चाहिए। वही लिखा गया है कि तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और दूसरी बात क्या लिखा गया है कि संचरण की दिशा भी समान होनी चाहिए। तो ये दो शर्तें आप याद रखेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड समझ के होंगे। अगला आता है व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा जो आता है जो है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है विनाशीय व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। संपोषी व्यतिकरण का मतलब ये होता है, अच्छा एक बात मैं बेसिक आपको बता दूं, जो ये ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ऊपर जब तरंग जाती है तो उसको ऊपर वाले को हम कहते हैं श्रृंग। ठीक है ना, और जो ये तरंगे नीचे जा रही हैं, जैसे ये नीचे गई है, ये नीचे वाली, तो नीचे वाले को हम कहते हैं गर्त। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो यहां पर कोई व्यतिकरण की सपोजिटेड घटना यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ऐसे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक व्यतिकरण की घटना इस तरीके से हो रही है। जैसे यहाँ पे पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से चल रही हैं, पहली प्रकाश किरणें ठीक है इस तरीके से चल रही हैं। तो पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से गई, दूसरा एक और प्रकाश किरणें हैं, यहीं से निकला, वो कुछ इस प्रकार गति करता हुआ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मिल रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है। देखिए फिगर में उतना अच्छा नहीं बना पाता, जितना ऊपर जा रहा है ना उतना ही नीचे भी जाएगा। ठीक है, या थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके यहाँ पे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तब बनेगा तब कहीं शायद सही बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे ये सभी मिल रही हैं। तो जब मिलेंगी तो यहाँ पे अध्यारोपण की घटना होगी। अध्यारोपण मतलब व्यतिकरण की घटना होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो तरंगे आपको दिखाई दे रही है, एक ये वाली एक ये वाली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो पहली तरंग का ये मान लेते हैं व्हाइट वाला जो है ये फर्स्ट तरंग है और जो ऊपर वाला है ग्रीन वाला ये सेकेंड तरंग है। तो पहली तरंग का अगर देखेंगे श्रृंग, इसको ऊपर वाले को हमने बताया ना, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं। तो पहले तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरा जो ये तरंग है दूसरे तरंग के भी श्रृंग से मिल रहा है कि नहीं, दूसरे तरंग के भी श्रृंग से मिल रहा है। अब फिर से पहले तरंग का जो गर्त है, पहले तरंग का जो गर्त है गर्त, वो दूसरे तरंग के भी गर्त से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो हम जहां से यही समझे कि पहले तरंग का जो श्रृंग है वो श्रृंग के साथ और पहले तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के भी गर्त से मिल रहा है। तो मतलब श्रृंग श्रृंग के साथ मिल रहे हैं और गर्त गर्त के साथ मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर मिले तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार होता है, ठीक है, कि श्रृंग श्रृंग के साथ मिले तथा गर्त गर्त के साथ मिले तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब अभी तक आपने यही समझा, हमने ये कहा कि जब देखिए दो तरंगे हैं तो जब दो या दो से अधिक तरंगे, मतलब जब दो या दो से अधिक
समान आवृत्ति की तरंगे में व्यतिकरण इस प्रकार होता है, व्यतिकरण इस प्रकार होता है कि प्रथम तरंगों का श्रृंग श्रृंग के साथ और गर्त गर्त के साथ मिलता है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो वही बात हमने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार होता है कि श्रृंग 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 के साथ और गर्त गर्त के साथ मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए जी, मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंटों को समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़े। दूसरा अब हम जानेंगे जो है विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें भी कुछ उसी प्रकार होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आ जाता है। अब वो डिफरेंट ये है, यहाँ पे वो डिफरेंट ये आता है कि जैसे पहली जो प्रकाश किरण है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये आ जाता है कि पहली प्रकाश किरणें इस तरीके से जाती हैं, ठीक है, ठीक है। पहली तरंगे इस तरीके से चली गई, समान आवृत्ति की तरंगे हैं, और दूसरी जो तरंगे हैं वो कुछ इस प्रकार से जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से जाती हैं। तो ये दोनों तरंगे यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यति मिल रही है, इसका मतलब व्यतिकरण की घटना हो रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे में व्यतिकरण इस प्रकार होता है कि प्रथम तरंग, मान लेते हैं ये ग्रीन वाला फर्स्ट तरंग है, व्हाइट वाला सेकेंड तरंग है। तो प्रथम तरंग का देखिए जो श्रृंग है, प्रथम तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है, दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है। फिर से यहाँ पे भी देखेंगे प्रथम तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिल रहा है। इसी तरीके से प्रथम तरंग का जो श्रृंग है वो गर्त से मिल रहा है, श्रृंग है गर्त से मिल रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि प्रथम तरंगों का श्रृंग दूसरे तरंगों के गर्त से मिलता है, तो ऐसे व्यतिकरण को विनाशीय व्यतिकरण कहते हैं। कम से कम सुन और समझ कर याद कर लेंगे ना, तो वही बात है जो मैं बोल रहा हूं वो लिख देंगे तो बेटर है। वही बात तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार होता है कि प्रथम तरंगों का श्रृंग दूसरी तरंगों के गर्त से मिले, प्रथम तरंगों का श्रृंग जो है वो दूसरी तरंग के गर्त से मिले, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये जो टॉपिक है समझ में आ गए होंगे, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है ना। तो हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बातें आपको करना चाहूंगा कि हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने तरंगों के संचरण के लिए, ठीक है ना, तरंगों के संचरण मतलब तरंग किस प्रकार गति करने हैं, तो तरंगों के तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया, तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत दिया, और उसे सिद्धांत को हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मतलब सिंपल सी बात कहें, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तरंगों के संचरण मतलब होता है गति करना, तो तरंग किस प्रकार गति करेंगे उसी तरीके से उसी पर ही इन्होंने ये सिद्धांत दिया है।
तो वही बात हमने लिखा है कि हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं पहली बात समझ के होंगे। अब इस सिद्धांत में क्या उन्होंने बताया, तो वही हमने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि हाइगेन्स के अनुसार प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। दो ही इन्होंने बात कहा है। पहला ये कहा है, अब इस बात को मैं समझाता हूं आपको। अच्छा, कभी आपने जैसे तालाब होगा या नदी होगा या कुछ भी होगा तो उसमें अपने एक कंकड़ या पत्थर को अक्सर स्टूडेंट जो होते कोई भी व्यक्ति फेंकते हैं। तो जब आप कोई भी पानी है तो पानी में आप एक कंकड़ को फेंक रहे हैं, तो फेंकेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है ना, माने या ना माने, इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे इस तरीके से कुछ, इस तरीके से तरंगों में इस तरीके से गोल गोल आगे की ओर लगता है हमें कि पानी जो है ना वो आगे की ओर इस तरीके से बढ़ रहा है। ऐसा आपने कभी आभास किया होगा, अदरवाइज देखे भी होंगे आपने, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से गोल गोल क्या होता है, लगता है कि पानी क्या हो रहा है, आगे की ओर इस तरीके से बढ़ रहा है। देखा है आपने, कंकड़ को फेंकते हैं तो वही बात यहाँ पे भी आ जाती है कि जैसे ये क्या है हमारा, ये हमने कंकड़ को फेंका, तो यहाँ से जब हम कंकड़ को फेंकते हैं तो वास्तव में जो हम कंकड़ फेंकते हैं ना तो हमें लगता है कि पानी ऊपर मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, पर पानी आगे की ओर नहीं बढ़ता। जो जल है ना वो उसी अपने सतह पर ही, अपने तल पर ही अप डाउन होता है, अप डाउन, ऊपर और नीचे होता है। जैसे तरंग नहीं जाता है इस तरीके से अप डाउन, तो वो अपने ऊपर ही अप होता है, मतलब डाउन होता है, फिर से ऊपर जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये तरंगों के रूप में आगे बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे बात यहाँ पे आ जाती है। मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जब हमने कंकड़ या पत्थर को फेंका तो देखिए एक तरंग ये वाली उत्पन्न हुई है, फिर से ये एक तरंग की तरह उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ये पहली तरंग है, तो ये प्राथमिक तरंग हो गई, ये प्राथमिक तरंग हो गया, या जिसे हम मूल तरंग कहते हैं, मूल तरंग कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि ये प्राथमिक तरंग है। अब प्राथमिक तरंग के बाद एक दूसरा तरंग देखिए फिर से ये भी उत्पन्न हुआ है, और जब दूसरा जो तरंग जो उत्पन्न होगा ना उसे हम द्वितीयक तरंग कहेंगे, द्वितीयक तरंग कहेंगे, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद या प्रत्येक मूल तरंग के बाद एक दूसरा तरंग जो उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक तरंग कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इस तरंग के बाद ये जो तरंग है ये द्वितीयक तरंग कहलाएगा। अब इस तरंग के बाद एक और ये तरंग उत्पन्न हो गया, तो अब ये वाला जो होगा ना ये वाला प्राथमिक तरंग कहलाएगा इस तरंग के सापेक्ष। अब ये वाला द्वितीयक तरंग कहलाएगा। फिर से एक और ये उत्पन्न हो गया ये वाली तरंग, तो अब ये वाला प्राथमिक कहलाएगा और ये वाला द्वितीयक कहलाएगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। बात आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझ में आनी चाहिए। मतलब हम यही कह रहे हैं आपको कि मान लेते हैं ये पहली तरंग उत्पन्न हुई है तो ये प्राथमिक तरंग कहलाएगी, और ये जो उत्पन्न दूसरी इसके बाद जो उत्पन्न होती है उस तरंग को हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। फिर से इसके द्वितीयक तरंग के बाद एक और तरंग उत्पन्न हो गई है, तो अब ये वाली फिर से प्राथमिक कहलाएगी, ये वाली द्वितीयक कहलाएगा। फिर से इस तरंग के बाद भी एक और तरंग उत्पन्न हो गया है, तो ये अब ये तरंग फिर से अब इस तरंग के सापेक्ष ये तरंग प्राथमिक कहलाएगी और ये वाली द्वितीयक कहलाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि हाइगेन्स के अनुसार प्रत्येक मूल तरंगों के बाद, मूल मतलब प्राथमिक तरंग, मूल तरंग कहें या प्राथमिक तरंग, तो प्रत्येक प्राथमिक तरंग या मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं, जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये आप फिगर बनाना आवश्यक है, ये जरूर आप बनाएंगे, ये मैं आपको कह दे रहा हूं, ये आप फिगर जरूर बना लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तीर के निशान से भी दर्शा देंगे, ये प्राथमिक तरंगे, ये द्वितीयक तरंगे, इस तरीके से ये फिगर आप जरूर बना लेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि इसको इस तरीके से बिंदुदार रेखा द्वारा हम प्रदर्शित करें, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है ना। मैंने तो ये गोल टाइप का आपको बना दिया है, बट आप कोशिश कीजिएगा बिंदुदार रेखा द्वारा ये जो सर्कल है वो उसको बनाएं आप, ठीक है ना।
चलिए जी, दूसरा इन्होंने ये बात हमसे कहा, ये तो पहली बात हो गया। दूसरा इन्होंने कहा हाइगेन्स के अनुसार प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। अनवालोप का मतलब क्या होता है? ये अनवालोप कह रहा है कि एक बंद अनवालोप बनता है। इसका मतलब होता है जैसे लिफाफा हम कहते हैं ना, जिसमें चारों दिशाओं से बंद होता है, वही अनवालोप होता है। यहाँ पे ये कहा गया, हाइगेन्स ने कहा कि ये जो प्राथमिक तरंग है और द्वितीयक तरंग है, इनके बीच बंद अनवालोप बनता है। जैसे आप पूरा तो ये नहीं बना पाऊंगा, बट सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये एक हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। सपोज डैट ये एक प्राथमिक तरंग हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने प्राथमिक तरंग मान लिया, और इसी के पास एक ये द्वितीयक तरंग हमने मान लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं सपोज डैट ये प्राथमिक तरंग है और ये द्वितीयक तरंग है, जिसे हम एस से सेकेंड मतलब फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया। ये प्राथमिक तरंग है, ये द्वितीयक तरंग है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। बंद अनवालोप का मतलब सिंपल सा ये है कि कुछ इस प्रकार बनता है। बंद अनवालोप का कुछ मतलब इस प्रकार, ठीक है ना, ये बंद अनवालोप बनता है। ठीक है, तो ये बंद अनवालोप है। तो हम यही कह रहे हैं कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है, एक बंद अनवालोप बनता है। तो यही बात बोल देंगे कि हाइगेन्स के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। इसको लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमने आपको इस्तेमाल करके यहाँ पे बताया है हमने। इस तरीके से लिखेंगे, फुल नंबर आपको मिलेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा हम बुक छाप देंगे तभी जाकर हमें नंबर मिलेंगे, क्या नहीं जी, समझ में आनी चाहिए, ऐसा आप लिखें। अब फिगर आप बना देंगे ना तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, जिससे टीचर भी समझते हैं लड़के ने पढ़ाई किया हुआ है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे ना, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होने के पश्चात अब ये दो टॉपिक इस चैप्टर के, जो मैं कह सकता हूँ 100%, देखिए एक 99 नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% कह रहा हूँ कि इन दोनों में से एक तो फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। 7 सेट बनते हैं, सातों के सातों सेट में से ये दोनों में से एक टॉपिक हर बार आप उठाकर देख लीजिएगा, मिलेंगे, ठीक है ना। चाहे आप 2022 के उठाएं, 23 का उठाएं, 24 का उठाएं, ठीक है, उससे पीछे का भी उठाकर देख सकते हैं। अब वो क्या है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। और एक दूसरा है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मतलब एक परावर्तन है, एक अपवर्तन है। अब ये जो क्वेश्चन देता है, इसमें कह दिया हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो पहले आप स्टूडेंट इतना ही पढ़ के वो समझ जाते हैं कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछ रहा है, तो वो चुपचाप यही लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है भैया, गलत हो जाएगा ना। ये तो दूसरा चीज पूछ रहे हैं, परिवर्तन अपवर्तन पूछा जा रहा है। तो ये दो टॉपिक मैं कहूंगा कि आपको तैयार करने के लिए, ठीक है ना, इसको आप तैयार करेंगे। 5 नंबर वाला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं इसको समझाऊं तो कम से कम 30 मिनट मुझे इसको लगेंगे, 30 मिनट इसको, 2 टॉपिक पढ़ाएंगे 1 घंटे हो जाएंगे। तो भैया उतना समय नहीं है। और इन सभी को कैसे आप पढ़ सकते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये दोनों टॉपिक हमने पहले ही कवर करा दिया है। आप पढ़ना चाहते हैं हमसे तो देखिए क्या कीजिएगा, आप YouTube पे लिखिएगा हिंदी में ही, जो अंग्रेजी मतलब टाइपिंग कीजिएगा कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन, इतना लिखने के पश्चात, ठीक है, अब ब्रदर
सर, अंत में ये ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लेंगे, हमारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़िएगा। पूरा अच्छे से नोट्स कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, सब हमने समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ाई कर लेंगे। दूसरा फिर से इसका भी लिखिएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऐसे लिखकर आपको सर्च करके ये 2 टॉपिक जब तैयार कर लेंगे, तब सोचिएगा कि इस चैप्टर का अब हमारा पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो रहा है। ये जब तक 2 टॉपिक नहीं तैयार करेंगे कुछ होने वाला नहीं है भैया। एक और बात बता दूं, अगर टाइपिंग में लिखने नहीं आ रहा है भैया उतना अच्छे से जल्दी तो कम से कम बोलने तो आता है ना, मैक पर क्लिक करके बोल दीजिएगा, ठीक है ना, बोल देंगे तब भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए, केवल मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। 2-3 बातें हैं विशेषकर मैं बता दूं। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, फिजिक्स का भी 1 शॉट का, केमिस्ट्री का 1 शॉट का, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के न्यूमेरिकल का, हिंदी और इंग्लिश का। तो जाइए आप उस पर क्लिक करके अपनी सीक्वेंस वाइज स्टडी कीजिए। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो केवल मात्र 1 शॉट वीडियो अभी देखे, कम समय है। फिजिक्स में 14 चैप्टरों में 14 चैप्टर 14 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और केमिस्ट्री का 10 चैप्टर है वो 10 दिनों में, 24 दिनों में आप पूरी तरीके से कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी कर पाएंगे। तो अगर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो जाइए आप क्लिक करके पढ़ाई कीजिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी भी आपके पास समय है। अभी जो भी स्टूडेंट अभी तक फिजिक्स का PDF नोट्स अगर नहीं लिए हैं तो मात्र 99 रुपए में फिजिक्स का PDF नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी VVI क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। फिर से 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। फिर से आपको 100 मतलब इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेते हैं तो ये 200 का जो नोट्स है वो ओनली 149 रुपए में मिलेगा, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे 149 में। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम से आप नोट्स मांगेंगे। PDF नोट्स है व्हाट्सएप पे ही तुरंत आपको हमारी टीम सेंड कर देंगे। कोई भी दिक्कत आती है, इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहां पे डायरेक्ट आप हमसे मैसेज कीजिएगा और वहां पे बताइएगा कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। वहाँ से आप अच्छे से नोट्स लेकर वहाँ से पढ़ाई कीजिए। टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है, उसको आप चाहें तो 2 कॉपी अपनी दुकान से भी निकलवा सकते हैं, और अपने भाई बहन को भी आगे जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 उनको भी आप उसको सौंप सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।